नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आवाज विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। भावना मेरे पड़ोस में रहने वाले यादव जी के घर के सामने वाले घर में रहती थी। वह बहुत ही नटखट, गोल मटोल, चुलबुली और बहुत ही बातूनी थी। अपने नाम के जैसे ही जिस किसी से भी मिलती उनके दिल पर अपनी छाप छोड़ जाती। कल्पनाओं की दुनिया में उड़ने वाली थी। उसके पैरों में जैसे चकरी बंधी हुई थी, कभी भी एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाती थी। दिन भर गली के बच्चों के साथ मिलकर धमा चौकड़ी मचाना और दादी के आवाज लगाते ही छुप जाना भावना का प्रिय खेल था। माँ बाप एयर दुर्घटना के शिकार हो गए थे, इसलिए दादा दादी की देखरेख में पलने लगी। नटखट भावना गली के जितने पिल्ले और बिल्लियों के बच्चे हुए, उनकी देखरेख और नामकरण का जिम्मा भावना और उसके साथियों का होता था। छोटे छोटे पिल्लों को साइकिल की बास्केट पर बिठाकर पूरी कॉलोनी का चक्कर लगाना वे अपनी शान समझते थे। मजाल है जो दूसरे की गली के बच्चे किसी एक भी पिल्ले या बिल्ली के बच्चे को अपनी गली में ले जा सके। जब दोपहर को स्कूल से घर आती तो गली के मोड़ पर पिल्ले उसका स्वागत करने खड़े रहते। घर तक उसे छोड़कर जाते और वह भी उसे डांटती रहती, जाओ अपनी मम्मी के पास, अभी धूप हो रही है, शाम को खेलेंगे। गली के सभी बच्चे बारी बारी से अपने घर से दूध और कुछ रोटियां लाते थे। भावना की दादी बेचारी परेशान रहती थी कि बावरी भावना का जाने कब समझदार होगी। बड़े से गत्ते के डिब्बे तो कहीं ईंट से, कहीं बांस के छोटे छोटे डंडों को मिट्टी में गहरा गाड़कर पुरानी चादर और धोती से उन्होंने जानवरों के घर बनाए, जो कि अगले दिन अस्त व्यस्त दिखते थे। कई बार मैंने देखा उन बच्चों को, कुछ तो बड़े आर्किटेक्ट की तरह मंत्रणा करने में लगे रहते थे। यहाँ से धूप आएगी, वहाँ हवा भी तो आना चाहिए, इस डिब्बों को यहाँ से काट देते हैं, दरवाजे की ऊंचाई कम है। कई बार मुझे हंसी आती जब भावना और कुछ बच्चे मिलकर किसी कुत्ते के पिल्ले को डांट लगाते थे। क्यों, तुमने अपने भाई को धक्का दिया? वह भी तो छोटा है, उसके सिर पर चढ़कर क्यों काट रहा था? बेचारा पिल्ला चुपचाप उनका मुंह ताकता, फिर उधर उधर देखता, लगता शायद सच में ही गलती महसूस कर रहा है। हमें कई बार लगता है कि बस यह तो बच्चों का खेल है, पर न जाने इन खेलों से वे जिंदगी में आने वाली बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करना सीख जाते हैं। प्रेम, करुणा जैसी भावनाएं जागृत होने लगती हैं, फिर सहयोग के लिए लालायित होने लगते हैं। घर घर खेलते समय भावना हमेशा मेहंदी के पत्तों को पीसती रहती। मेहंदी के पत्तों को घिसना और हथेली के बीचों बीच गोल चांद बनाकर हमेशा मेहंदी में रचने वाली भावना अपने नाम के अनुसार ही कल्पनाओं की आकृतियों को मेहंदी के कोन से हाथों में उभार देती थी। 13 साल की भावना को मेहंदी लगाने का बहुत ही बड़ा शौक था। इसी के द्वारा वह कुछ जेब खर्च कमा लेती थी। गली मोहल्ले की औरतें मेहंदी लगवाने के लिए उसे ही बुलाया करती थी। लोगों के भावों को पढ़ना और उन्हें एक नजर में जान लेना उसकी पारखी नजर का कमाल था। आंखें नहीं, स्नेकर थी। गली मोहल्ले की खबरें भी उसे पता रहती थी। मैं उसे प्यार से बीबीसी भावना बुलाती थी। किसी भी घटना का आंखों देखा हाल वह बहुत ही विस्तार से और रोचक तरीके से बताती थी। उसके चेहरे के हाव भाव, आंखें और हाथों के इशारे घटना को बहुत ही सुंदर तरीके से संप्रेषित करते थे। एक शाम भावना मेरे पास आई और बोली, दीदी, आपके घर के सामने जो दीदी रहती हैं, जिनकी एक छोटी बेटी है, क्या वह हमेशा अपने मायके में ही रहती हैं? मैंने कहा हाँ, पर तू क्यों पूछ रही है? भावना बोली, वह बहुत उदास थी कल। मैंने पूछा, तुझे कैसे पता? दीदी, मैं कल गई थी, उनके घर में मेहंदी लगाने बुलाया था भाभी ने। उनके किसी दूर के रिश्तेदार की शादी होने वाली है और उन्हें गांव जाना है। उनकी मम्मी और भाभी ने मेहंदी लगवाई थी और वह दीदी को दिखा रही थी, बड़ी खुश होकर।
पर दीदी बस थोड़ा मुस्कुराई। मैंने देखा था उनके चेहरे पर अंदर तक बहुत शोक और दुख था और उदास थी। क्या हुआ है उन्हें? मैंने बात टाल दी और भावना को मेहंदी के डिजाइन वाली एक पुस्तक पकड़ा दी जो उसने कुछ दिन पहले ही मंगवाई थी। भावना खुश होकर मेहंदी के डिजाइनों में गुम हो गई और मैं सोच में पड़ गई। मैं सोचने लगी कि कैसी माँ है स्मिता की, जो दर्द, जो खालीपन एक छोटी सी बच्ची ने देख लिया। माँ होकर स्मिता की माँ को दिखाई नहीं दिया। धिक्कार है ऐसी माँ पर जो अपनी शानो शौकत पूरे करने की ख्वाहिश में बहू के साथ मगन है। इतनी बुढ़िया होने पर भी जवान बेटी का दर्द उसे दिखाई नहीं देता। 16 श्रृंगार करना हर सुहागन का हक है, परंतु एक उम्र और एक सीमा तक। बिल्कुल 20-22 साल की लड़कियों का मुकाबला करना, और वह भी तब जब घर में 20 साल की जवान बेटी वैधव्य भोग रही हो। किसी माँ का हृदय नहीं कांप जाता होगा जब वह जवान विधवा बेटी के सामने श्रृंगार प्रदर्शित कर रही हो। इसे छिछोरापन बोले या अज्ञानता। स्मिता को मैं 4 साल से ही जानती थी, जब वह लोग हमारे घर के सामने रहने आए थे, और उसी साल उसकी शादी हो गई। बहुत धूम धड़ाके से पूरे तामझाम के साथ माता पिता ने विवाह में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, बस इस बात के लिए कि उन्होंने बेटी की इच्छा तक नहीं पूछी कि वह विवाह करना चाहती भी है या नहीं। घर अच्छा है, ससुर सरकारी नौकरी करता है और परिवार भी ज्यादा बड़ा नहीं है। स्मिता की माँ गली मोहल्ले में बताते बताते नहीं थक रही थी। कुल मिला के उन्हें जल्दी से जल्दी अपनी बेटी के हाथ पीले करने थे और कन्यादान का कुछ पुण्य कमा लेना था। 1 साल के अंदर ही वह माँ और विधवा दोनों बन गई। बेटी पैदा हुई थी, शायद इसलिए ससुराल वालों को भी मोह नहीं जागा और भेज दी गई अपने मायके। तब से स्मिता गुमसुम अपनी बेटी में ही रमी रहती थी। पति शराबी था, शायद इसलिए कई बार बेटी को डांटते हुए कहती, खुद तो मर गया और मेरे गले बांध गया। पर साल भर का बच्चा क्या समझे। स्मिता के घर में उसकी औकात एक निर्जीव वस्तु से ज्यादा नहीं थी। कोई ब्याहता लड़की बच्चे समेत अपने मायके आ जाए तो माता पिता चाहे बोझ अनुभव करें या ना करें, परंतु दूसरे कहीं न कहीं एक अतिरिक्त बोझ अनुभव करते ही हैं। भाभी को स्मिता का यूं हमेशा मायके पर रहना अखरता था। उसे लगता पति की सारी कमाई यूं ही अन्य लोगों पर व्यय हो रही है। किसी न किसी बात पर वह तुनकती रहती थी। भाभी के कभी किसी बात पर डांटने पर माँ भी भाभी का ही साथ देती थी। कभी कभी मुझे शक हुआ कि यह स्मिता की सगी माँ भी है या नहीं। एक पिता ही थे जो उसके दर्द को समझते थे और आने वाले कठिनाइयों का अनुमान पहले ही लगा चुके थे। एक दिन शाम को वे हमारे घर में आए और प्रदीप से बोले, बेटा कहीं हो सके तो मेरी बेटी की नौकरी लगवा दो। अपने पैरों पर खड़ी होगी तो मैं भी चैन से मर सकूंगा। बड़ी ही दयनीय भाव से उन्होंने प्रार्थना की। प्रदीप ने अंकल को आश्वासन दिया। प्रदीप ने अपने किसी दोस्त से बात की और बताया कि 4 घंटे की जॉब है, सिर्फ नाम लिखना है कार्ड पर, और स्मिता की नौकरी लग गई। अब वह खुले आसमान में उड़ने को तैयार थी। काफी महीने बीत गए और स्मिता में अब परिवर्तन आने लगा। बेटी को पढ़ाने की चिंता उसे सताने लगी थी। इसी बीच उनके घर एक नई बहू और आ गई और परिवार बड़ा होता चला गया। स्मिता की औकात घर में अब थोड़ा बढ़ गई। घर में 2 पैसे लाने से उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा। स्मिता अब कभी माँ को झिड़क देती तो कभी भाभी को भी जवाब देकर मुंह बंद करवा देती थी। भाभी को स्मिता का यह रूप पसंद नहीं आया और घर में हाथ बटाने वाली स्मिता अब अच्छा ओढ़ना और पहनना शुरू करने लगी। भाभी ने अपनी सास और पति के कान भरने शुरू कर दिए। भाई तो बहन को कुछ न बोल सका,
पर सास न जाने बहू की बातों में आकर अपनी ही बेटी स्मिता पर कई रोक टोक लगाने लगी। एक दिन बहुत उदास और परेशान होकर वह मेरे पास आई और बोली, दीदी मेरी सहायता करो, इस घर में शायद अब मैं ना रह सकूं। दोनों भाभियां अलग होने का सोच रही हैं और आए दिन घर में किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाती है। मेरी बेटी भी यह सब देखती है और डर जाती है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि पढ़ी लिखी होकर भी स्मिता निस्सहाय जैसा बर्ताव कर रही थी। मैंने उसके ससुराल का पता पूछा तो पता चला कि घर संपन्न है और उसके पति की पैतृक संपत्ति भी है। उन्होंने न कभी स्मिता को और न ही अपनी पोती को कुछ दिया। स्मिता को अपने अधिकारों का पता ही नहीं था। अगले दिन मैंने उसे किसी वकील से मिलने को कहा। वकील ने न सिर्फ स्मिता को उसका स्त्री धन दिलाया, बल्कि पति के हिस्से की जमीन जायदाद भी उसे मिली। समय लगा, परंतु आज स्मिता के पास घर, जमीन, पैसा, किसी चीज की कमी नहीं है। उसकी बेटी भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी है। जब तक पिता जिंदा थे, माँ पिताजी बड़े भाई के पास रहे, परंतु अब माँ को कोई नहीं पूछता। इसलिए स्मिता उन्हें अपने साथ ले आई। मैंने एक बार स्मिता से पूछा था कि माँ को अपने घर क्यों लेकर आ गई। तब उसने कहा कि वो मेरी बेटी को संस्कार दे रही हैं। कल को मैं भी तो बूढ़ी हो जाऊंगी ना। स्मिता की माँ ने उसके साथ कितना गलत किया, फिर भी स्मिता ने अपनी माँ को अपने पास रखा। इसीलिए कहते हैं बेटियां मायकों को छोड़ती हैं, मायके वालों को नहीं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।